हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक में दी गई एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स के बारे में कि वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। तो जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है, अगर हम अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमें सब करके जाना चाहिए। और समटाइम्स स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स करने में, स्पेशली फिज़िक्स में एनसीईआरटी बुक सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। सो आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज़ लेके आई हूँ। यहाँ मैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँगी। हेयर आई विल ट्राई टू फिनिश all the exercise problem plus additional exercise, also the examples given in your NCERT textbook। तो वो मैं आपका ट्राई करूँगी कि वो मैं सब कुछ फिनिश कर पाऊँ, आपको बेटर एग्जाम्पल्स के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कंसेप्ट्स क्लैरिटी करा पाऊँ। क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी की बुक थॉरली सॉल्व करना, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और आईआईटी मेंस इनफैक्ट, तो आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए। और सेकंड थिंग क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करने के टाइम पे कभी कभी उनका जो है बोर्ड्स रिजल्ट्स थोड़ा डाउन हो जाता है। तो अगर आप अपना कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स इंक्लूड कर लेते हैं, मीन्स इफ़ यू आर सॉल्विंग द एनसीईआरटी ट्वाइस और थ्राइस, एक बार सॉल्व करने से नहीं होता है, तो अगर आप इतना कमांड कर लेते हैं, उसमें हर एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम को समझते हैं कि इसमें ये क्या बोला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये गिवन है, चार्ज गिवन है, डेटा गिवन है, ये गिवन है, जस्ट लिखा एंड फॉर्मूला पुट किया एंड यू विल गेट द रिजल्ट। मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह से आपको उस क्वेश्चंस का डेप्थ में जाना है कि क्या वो क्वेश्चन है। डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो है और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आती है, तो आप आज से ही मेरा ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आप अगर डेली जो है, अगर एक वीडियो भी इसका कवर करते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 4-5 क्वेश्चन, देन डेफिनेटली आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है वो फिज़िक्स केमिस्ट्री की बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। एंड डेफिनेटली इसका लिंक जो है आपके आगे करियर से भी जुड़ा रहेगा। तो लेट्स इलाबरेट आवर कॉन्सेप्ट्स थ्रू एनसीईआरटी एक्सरसाइज। So let's start the NCERT exercise question 1.1. So what is the question? What is the force between the two small charged sphere having the charges of 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air? सो क्वेश्चन को सीखने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में एक्चुअली बोला गया है। सो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द टू चार्ज पार्टिकल एंड दे आर प्लेस्ड इन एयर, एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर। ओके, एंड ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दे विल अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर with some force. So you have to find the magnitude of that force. That is what the question says. Okay, so in order to do this question, first if it is better if you just draw the diagram, draw the figure for that, ki the two charge particle, they are separated by a 30 centimeter. Okay, and it is also given, the important thing is that they are placed in air. ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इफ़ दे आर प्लेस्ड इन अदर मीडियम एक्सेप्ट एयर, देन we just have to apply the formula accordingly. Okay, so here the given data is 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb. The second charge is 3 into 10 raised to power
-7 coulomb. Okay, and the distance between them is 30 centimeter. So r is given in 30 centimeter and we have to take all the data in SI system. Generally when we are solving the numericals, so either we can use the SI system or CGS system. Okay, so here it is in coulomb, so now I am converting this in SI system. Okay, so it is in that I have converted in meter. Now according to the Coulomb's law we have the formula, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होता है, वो क्या है हमारा 1/4 पाई एप्स नॉट Q1 Q2 by R square. This is the formula when the two charges are placed in air. अब अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी नो द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन इज व्हाट योर 9 into 10⁻⁹. Q1 कितना है हमारा 2 into 10⁻⁻⁷. Q2 है 3 into 10⁻⁻⁷, and distance between them is 30 into 10⁻⁻² square. Okay, so whatever the answer we will get, that is in Newton. Now how can we solve this? कैसे solve करेंगे इसको? 9 into 10⁻⁹. Okay, or otherwise you can just multiply all these. 9 into 2 into 3. 9 into 2 into 3 into 10⁻, this will be 9 minus 14, right? और in the denominator if you open this तो क्या आएगा? This will becomes your 900, okay, into 10⁻⁻⁴. 900 into 10⁻⁻⁴. तो अब जब हम इसको पूरे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9 into 2 into 3 into 10⁻⁹ -4 plus -14 plus 4, ये -4 will go up and it becomes +4, and in the denominator it is 900 only. So in fact 2 जो है हमारा 100 वो भी ऊपर चला जाएगा, this will become -2. So ये आ जाएगा 6 into 10⁻, ये कितना होगा हमारा? This is -10. Okay, and 9 minus 10 -1, so this will be -3. ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? फोर्स होगा between the two charged particle when placed 30 centimeter apart. And what is the nature of that force? क्योंकि ये दोनों जो हैं ये हमारे सेम साइन के हैं, so the nature of this force will be repulsive. ये कैसा फोर्स होगा? repulsive होगा. Means the Q1 Q2 exert force on each other with the magnitude of 6 into 10⁻⁻³ Newton. इस फोर्स से वो क्या करेंगे? एक्सर्ट करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे अकॉर्डिंग टू Coulomb's law. Question 1.2. So what is given in question? The electrostatic force on a small sphere of charge this 0.4 microcoulomb due to the another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2. Question में given है हमारे पास दो small charge body है and the force between them is given. Here the force between them is given, and what we need to find? We need to find the distance between them. So मैं ड्रॉ कर रही हूँ दो स्फीयर्स Q1 Q2, राइट? इनके बीच का डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, but what I know, the force between them, the force between them is given, which is equals to how much? 0.2 Newton. ये given है, and the magnitude of the two charges is given 0.4 microcoulomb, other is minus 0.8 microcoulomb. क्या करते हैं हम? इफ इट इज इन माइक्रोकुलम, डेफिनेटली हमें इसे कुलम में कन्वर्ट करना है. सो फॉर दैट हम यूज़ करेंगे 0.4 into 10⁻⁻⁶ कुलम. यहाँ पे माइक्रोकुलम को कन्वर्ट करने के लिए
we use this, and force is given, that is 0.2 Newton. So we apply the same formula as they placed in air only. ठीक है, क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. सो 0.2, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितना है, 9 × 10⁻⁹. Q1 इज 0.4 × 10⁻⁻6. Q2 कितना है, 0.8 × 10⁻⁻6. यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं लेंगे. माइनस साइन ये शो कर रहा है कि हमारा जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा. सो वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, वी नेग्लेक्ट द माइनस साइन. ओके, एंड आर स्क्वायर मुझे निकालना है. सो आर विल बी हाउ मच, that is under root of 9 × 10⁻⁹ into 0.4 into 0.8 into 10⁻⁻6 into 10⁻⁻6 divide by 0.2. So when you simplify this, you will get how much? You will get 12 into 10⁻, when you just simplify this, 12 and 9, and this will go up. So you will get how much, -2 meter. Okay, or you can write this 12 centimeter. So that is the distance between the two charge. Now it is given that force on Q1 due to Q2, it is how much, 0.2 Newton. So we have to calculate the force on the second sphere, force on Q2 charge due to Q1, that we need to calculate. So we know that force on Q1 due to Q2 will be what? Attractive. That is the force on Q1 due to Q2 and force on Q2 due to Q1 is also attractive because of their opposite nature, right? Because of their opposite nature, the forces will be attractive. And here you have to find the magnitude of this. So we know that the magnitude of this force will be equal. Okay, so they will exert equal force on each other. So that would be how much given, that is 0.2 Newton. तो हमारा सेकेंड पार्ट का क्या आंसर होगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर, दैट मीन्स F21 विच इज इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन. क्वेश्चन 1.3. सो क्वेश्चन है, चेक दैट this ratio is dimensionless. So it is given some ratio and we have to prove that, we have to check whether it has some dimension or dimensionless. Look up the table of the physical constant, and here I am giving you those physical constant. Determine the value of this ratio. सो हमें ये एक रेशो गिवन है क्वेश्चन में, एंड मुझे उस रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो रेशो क्या सिग्निफाई कर रहा है, दैट ऑल्सो आई नीड टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन. तो आई होप आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि हमें ये रेशो गिवन है, एंड इस रेशो का दे आर जस्ट आस्किंग द फिजिकल सिग्निफिकेंस. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. सो जो रेशो गिवन है मेरे पास वो क्या है, KE² अपॉन GMEMP. So this ratio is given. Now I am putting the units for this. If it is unitless, definitely it will be dimensionless also. So if you want, you can put the dimensions also. So K का यूनिट क्या होता है,
सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द यूनिट फॉर के? हमें पता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, राइट? तो के का हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? हाउ कैन वी कैलकुलेट द यूनिट फॉर के? दिस इज के. सो इसके लिए मैं यूनिट लिख सकती हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड ये कूलम स्क्वायर, तो कूलम -2, राइट? एंड ई इज हेयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो उसका यूनिट क्या होगा? कूलम, तो कूलम स्क्वायर लिख लेंगे. सो हेयर द जी. सो जी का यूनिट हम कैसे निकालेंगे? विद द फॉर्मूला के जी m1 m2 by r square. So this is the formula for g. So f r square upon m1 m2 is equals to g. सो यहाँ पर अगर मैं g की यूनिट निकालूंगी तो दिस विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन फोर्स के लिए, r के लिए मीटर स्क्वायर, m1 m2 दैट इज kg-2 and me mp, this is what? Mass of electron, mass of proton. So this is the unit for this is kg square only. So यहाँ हम देखेंगे everything will cancel out, ये इसके साथ cancel हो जाएगा, this will cancel out with this and we are left with only nm square by nn square, ये दोनों भी cancel हो जाएंगे, we'll get 1. तो we can say yes, this ratio is dimensionless. Okay, the ratio is dimensionless. Now we have to find the value of this ratio. So now I'm putting the फिज़िकल कांस्टेंट. सब आपको आई थिंक मेमोराइज होना चाहिए, ये ज़्यादा टफ फिज़िकल कांस्टेंट्स नहीं है. सो के का क्या होता है? 9 इंटू 10⁻⁹. E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 square, right? E electronic charge, and here the value of G comes 6.67 10⁻⁻11. ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको याद होगा 10⁻9.1 इंटू 10⁻37. मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg. So when you solve this, you will get the approx value of 2.39 into 10⁻39 or 2.4 into 10⁻39. So this is the constant value that which this ratio contain. Now what does this ratio signify? तो ये रेशियो है हमारा क्या सिग्निफाई कर रहा है? Fe, the electric force between electron and proton will be KEE by r square. The gravitational force between electron and proton will be GMPME by r square. So अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? विल गेट KE² अपॉन GMPME, हमें ये मिलेगा. तो अब आप बता सकते हैं कि ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है? यस, ये रेशियो सिग्निफाई कर रहा है द ratio of electric force and gravitational force between proton and electron when they are separated by finite distance. So question 1.4, explain the meaning of the statement electric charge of the body is quantized. इसमें हमें बताना है कि क्वांटाइजेशन का क्या मीनिंग है एंड व्हाई वन कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लेवल. सो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन शॉर्ट कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो वी कंसिडरिंग द क्वांटाइजेशन एंड बट वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन एट मैक्रोस्कोपिक लेवल. तो देखते हैं जरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है. क्वांटाइजेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है तो इस पर जो चार्ज होगा वो किसके फॉर्म में होगा? ओनली द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा. मतलब इस बॉडी पे चार्ज कितना हो सकता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है, या 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है, या 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है.
integral multiple of electron. Here your number of electron 1, number of electron 2, 3. So here 1 electron transferred, 2 electron transferred और 3 electron transferred. और ऐसा इसलिए होता है quantization because ये ले लिया जाता है कि whenever the charge is transferred from one body to another body, it is also in integral multiple of electron. तो ये तो बात हुई हमारी quantization की. So according to the principle of quantization of charge, कोई भी चार्ज जो होगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा. फॉर एग्जाम्पल 2.0 इंटू 10⁻19 कूलम. तो दैट टाइप ऑफ चार्ज डज नॉट एक्सिस्ट बिकॉज हेयर योर द n इज नॉट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसकंटिन्यूअस है. मीनिंग कि हमारे पास अगर यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज है तो नेक्स्ट हमारे पास जो चार्ज होगा, जो बॉडी पे नेक्स्ट चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा 3.2 into 10⁻⁻19 coulomb or suppose. So this body can acquire the charge only in the form of integral multiple. तो ये हो सकता है. So कह सकते हैं the charge is discontinuous. तो ये हम बात कर रहे हैं लेकिन we are dealing at micro level. Meaning यहाँ number of electron जो है हमारा can be counted. हम number of electron को यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सो इन दैट केस द बॉडी एक्वायर अ चार्ज दैट ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हमारा क्वांटाइजेशन है. अब हम बात करते हैं जरा मैक्रोस्कोपिक लेवल की. अगर मैं बोलूं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 माइक्रोकूलम चार्ज है तो ये पॉसिबल है या नहीं है. सो इफ़ आई कैलकुलेट n हेयर, सो अगर मैं यहाँ पर n कैलकुलेट करूँगी, ओके, सो माय q इज़ ओके, सो हेयर आई विल गेट अप्रॉक्स दिस. ओके, सो यहाँ आई विल से दैट कि n इज नॉट एन इंटीजर. सो a body can't acquire a charge of 1 microcoulomb. But here we can say the number of electron is too large. यहाँ पे जो number of electron है वो बहुत ज़्यादा है. So here in that case what will happen, the body is electron is transferring from one body to another body or increase or decrease in charge from one body to another body in the basic unit of electron that can be ignored as it is not possible to count the number of electron in the case when n is too large. So here we can say the grainy nature of charge here disappear and charge appears to be continuous. यहाँ पर हमें ऐसा लगेगा कि चार्ज हमारा continuous है. So in that case even we can consider this value also और हम ये बोलेंगे कि if n is this then that much amount of charge can exist. ये condition आप इस तरह से observe कर सकते हैं. For example कि अगर मैं points जो है काफ़ी दूर दूर बनाती हूँ तो here you will see that these are the points और आप बोलेंगे no ये point है, ये point है, 4 point है and they are discontinuous. ये discontinuous है. तो यही चीज़ होती है माइक्रोस्कोपिक में कि आपको लगता है the charges are discontinuous. But if suppose numbers are too high, if the numbers are too high, then what will happen? अगर हमारा यही मैं पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बना दूँ, इफ़ द नंबर इज़ टू लार्ज, देन अगर आप उसको दूर से देखेंगे देन इट अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअस. इसको ये आपको लगेगा कि ये पॉइंट्स नहीं है, ये लाइन है. ऑल्दो इट इज़ डिसकंटिन्यूअस बट इट अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअस. सो सेम थिंग हैपेंस ओवर हेयर. यहाँ भी सेम ऐसे ही होता है. चार्जेस जो होती है हमारी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से चार्ज appears to be continuous and
here we just ignore the quantization of electric charge. I hope कि अब आप इसका आंसर जो है अच्छे से लिख सकते हैं. You can compare the difference between the microscopic level number of electron under microscopic level and macroscopic level. But इसका ideal answer मैंने अपने description box में इस वीडियो के साथ दिया है. तो if you want you can cross check your answer from there. देखते हैं क्वेश्चन 1.5. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, the charges appears on both. Similar phenomena is observed with the many other pairs of the body. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. हमें ये बताना है कि when the silk cloth ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हैं, दिस इज ग्लास रॉड एंड दिस इज सिल्क क्लोथ. सो क्या होता है, ग्लास रॉड एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लोथ एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर they acquire some charges but the charges they acquire equal and unlike. तो जो algebraic sum होता है चार्जेस का वो क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है. तो algebraic sum of the charge after rubbing is 0 and before rubbing the net charge on the body was also 0. ठीक है, पहले भी net charge 0 था before rubbing and after rubbing also the net charge 0. So हम कह सकते हैं it is consistent with the law of conservation of charge. That means charge can be created only equal and unlike pair. तो यहाँ charge हमारा equal and unlike pair में create हुआ है so that the net charge जो है और algebraic sum of the charge जो है वो 0 है. एंड सिमिलर फिनोमिना जो है हमारे और भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लाइक वुलन क्लोथ एंड एबेनॉइड रॉड और रबर रॉड. सो वी कैन इवन ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इन मैनी केसेस वेयर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज फुली वैलिड. सो इसका भी आइडियल आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उसके लिए भी चेक कर सकते हैं. So here we have finished till question 1.5. To learn question from 1.6, watch our next part of the series. So keep practicing.